नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर किसी भी फ्रेंड्स का पीएफ रिजेक्ट होता है वो किस कारण से रिजेक्ट हो कि बेवरेजेस ग्रेटर देन 15,000 देन पेंशन कंट्रीब्यूशन मोर देन रिजेक्टली प्लीज क्लेरिफाई। मतलब इसका ये है, एक टाइप की आपको और क्लेरिफाई कर देते हैं किस टाइप का आपका रिजेक्शन शो होता है आपके सामने कि वेजेस मोर देन 15,000 एंड पेंशन या ईपीएस कंट्रीब्यूशन डिडक्ट प्लीज क्लेरिफाई। और इसी का एक दूसरा वर्जन भी होता है, दूसरे टाइप से भी आपको रिजेक्ट करते हैं कि वेजेस लेस देन 15,000 एंड पेंशन या ईपीएफ कंट्रीब्यूशन नॉट डिडक्ट ईपीएस प्लीज क्लेरिफाई। अगर इस टाइप का भी आपका प्रॉब्लम है, आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा है, ट्रांसफर का रिजेक्ट होता है या फिर आप कंप्लीटली फुल सेटलमेंट करते हैं तब आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीटली जानेंगे कि आपका ये रिजेक्शन क्यों आ रहा है, आपका क्या इसका सोल्यूशन होगा और आपको इसमें क्या करेक्शन करना होगा जिसके द्वारा आपका पैसा ट्रांसफर हो जाए या फिर आपका टोटली सेटलमेंट हो जाए। दोस्तों मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी तो हो सकती है क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, तो आपको इसके अलावा दूसरी वीडियो यूट्यूब पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज़ की आप सिक्योरिटी ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपका एक एक डाउट्स पूरा क्लियर हो जाएगा, इस बात का मैं दावा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक इसके बारे में जो रूल है, जो कि आपको जो पीएफ रिजेक्ट किया है वो उसमें क्या रूल है, रूल के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा। फिर लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको सोल्यूशन क्या करना होगा जिसके द्वारा आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन सही तरीके से आपका अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड, जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन था वो इस प्रकार से डिवाइड किया गया कि पीएफ का कंट्रीब्यूशन आपका 15,000 तक है या 15,000 के बराबर तक है तो आपको जो एम्प्लॉय शेयर होगा और जो एम्प्लॉयर शेयर होगा वो आपका 12% आपको दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 12% आपका पीएफ कटेगा, 12% कंपनी पे करेगी। अब नीचे आते हैं इसके, आपके में 12% आपके पास दे दिया जाता है और 3.67% आपको जो कंपनी पे करती है एम्प्लॉयर वो भी आपको ही दिया जाता है, मतलब आपके पीएफ अकाउंट में दे दिया जाता है। अब जो आपके पीएफ अकाउंट में टोटल बैलेंस आता है 15.67% आता है और जो आपका ईपीएस में कंट्रीब्यूशन जाता है वो 8.33% जाता है, मतलब जो पेंशन में कंट्रीब्यूशन जाता है वो 8.33% जाता है। ये किसके लिए रूल है? जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 तक है या 15,000 से कम है, मतलब 12,000 है, 8,000 है, 9,000 है, तो उनको क्या होगा, 12% तो उनको कंपनी पे कर देगी और 12% में उनका 3.6% उनके पीएफ में आ जाएगा और 8.33% उनके पेंशन में कंट्रीब्यूट किया जाएगा। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो आपको बड़ा ध्यान से समझना है, वही आपको मेन जो है रिजेक्ट करने का कारण बनता है। इसी रूल के अकॉर्डिंग 1 सितंबर 2014 के लिए जिनका पीएफ का कंट्रीब्यूशन 15,000 से ज़्यादा है, ठीक है ना, उनके लिए रूल क्या था, जो आपका ईपीएस का कंट्रीब्यूशन होगा वो आपका 12% होगा और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी 12% होगा। ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आपने जो वैसे बता दिया। अब इसमें एक ऑप्शन और जोड़ दिया गया, अगर जैसे ही उनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा जाती है तो उनका जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है वो 15,000 तक ही जमा होगा और रिमेनिंग कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा उनका ईपीएस में। यही एक थोड़ा कारण होता है जिसके कारण आपका पीएफ रिजेक्ट किया जाता है। इसको थोड़ा और क्लियरली समझ लेते हैं, बाकी हम आपको प्रैक्टिकली पासबुक में भी दिखाएंगे कि वास्तव में ये रूल लागू हुआ है नहीं हुआ है, तो आपको उसमें वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब आप एग्जांपल समझते हैं, मान लो किसी की जो बेसिक सैलरी है वो 15,000 रुपये है, ठीक है, तो 12% के हिसाब से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर शेयर में जाएगा उनका 1,800 रुपये यहाँ जाएंगे और 1,800 रुपये यहाँ जाएंगे, इनके पीएफ में जाएंगे और बाकी जो पेंशन में जाएगा इनका 1,250 रुपये जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाएगा 15,000 की बेसिक सैलरी तक। अब एक रूल अलग आता है इसका, जैसे ही मान लो किसी की बेसिक सैलरी 20,000 हो जाती है तो उनका 12% जाएगा, 20,000 का 2,400 रुपये जाएगा किनके, एम्प्लॉय शेयर में। ठीक है, 12% इसमें आ जाएगा आपका। मगर जिसको रूल है, जो आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन जाएगा वो 8.33% जाएगा किसका, 15,000 रुपये का, मतलब 15,000 रुपये पे कैपिंग लगा दी गई है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, मतलब आपका कितना होगा, 1,250 रुपये ही जाएगा। आप समझ गए ना, अगर आपका 8.33% के हिसाब से लिया जाता तो ये आपका जाता है इसमें 734 रुपये जाता है। ठीक है ना, अगर आपका 20% का इसमें लिया जाता, ठीक है, इसमें कंट्रीब्यूट होता, मगर इनका कंट्रीब्यूशन हुआ है 1,150 रुपये ही जाता अगर इनका परसेंटेज यहाँ होता। आप समझ गए इस चीज़ के लिए, इसको आप थोड़ा और क्लियरली समझ लीजिए। मान लो आपकी सैलरी 50,000 हो जाए, 1 लाख हो जाए, कितनी भी हो जाए, कौन सी सैलरी, बेसिक सैलरी,
मगर जो आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन जाएगा वो 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर ही जाएगा। कितना जाएगा? 1250 रुपये से ऊपर आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन जमा नहीं होना चाहिए। जो भी आपका एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन होगा वो आपको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा? ईपीएस वाले सेक्शन में। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है कि 1150 रुपये इनका यहाँ होना चाहिए था और बाकी बचा हुआ पैसा इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया आपका एक रूल के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं कि वास्तव में ऐसा पीएफ की पासबुक में शो होता है या नहीं होता, फिर आपको बात करेंगे आपको इसमें सोल्यूशन क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये अपना पीएफ अकाउंट का रिजेक्ट देखने के लिए आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करना होगा और क्लेम ऑप्शन पे आके आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन शो होता होगा रिजेक्ट क्लेम। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि वेजेस ग्रेटर देन 15,000, ठीक है, देन टू पेंशन कंट्रीब्यूशन रॉन्गली रिजेक्टेड। ये कह रहे हैं कि जो आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन हुआ है वो 15,000 से बेसिक सैलरी पे ज़्यादा है, तो जो आपका पेंशन होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए? 1250 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए था। अगर इससे ऊपर का कंट्रीब्यूशन होता है तो आपका वो कंट्रीब्यूशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको पासबुक में दिखा देते हैं कि आपको वास्तव में ऐसा हुआ है नहीं। अब जैसे फ्रेंड्स यहाँ देख लेते हैं, ये एक पासबुक ओपन कर ली, यहाँ पे जो सैलरी है वो 15,000 रुपये है और 15,000 रुपये ही आपकी सैलरी कटी है, 15,000 ही कंपनी ने पे किया है, मतलब बेसिक सैलरी 15,000 रुपये। अब 15,000 का 12% लेंगे तो 1,800 रुपये आपका यहाँ जमा हो गया पीएफ में और 15,000 का 3.67% यहाँ जमा हो गया 550 रुपये। आप देख लेते हैं, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 15,000 के ही सैलरी के हिसाब से 12% ये रहेगा और 15,000 की बेसिक सैलरी के हिसाब से 3.67% ये रहेगा। बाकी जो आपका 8.33% होगा किसका? 15,000 की बेसिक सैलरी का 1,250 रुपये वो यहाँ आएगा। यही आपको पीएफ में कैपिंग होती है। अगर यहाँ पे सैलरी 20,000 होती तब भी आपको 1,250 रुपये से 1 रुपये ऊपर जमा नहीं होना था। ये कैपिंग है पीएफ के रूल के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए, इनकी बेसिक सैलरी है 17,967 रुपये। इसके हिसाब से जो 12% जाएगा वो 2,156 रुपये यहाँ जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही जमा हुआ है। इसके बाद क्या है, जो 2,156 रुपये इन्होंने यहाँ भी जमा कर दिया, किसमें? एम्प्लॉयर शेयर में। मगर इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया? ईपीएस में इनका 00 शो कर दिया, जो कि गलत हो गया, इसलिए इनका पीएफ को रिजेक्ट किया। आप यहाँ चेक करेंगे, ये मैंने बताया, जैसे ही 15,000 से ज़्यादा के ऊपर बेसिक सैलरी जाएगी आपको पेंशन में कंट्रीब्यूशन जमा करना होगा। कितना? 15,000 से ऊपर का नहीं जमा करना, मतलब 1,250 रुपये यहाँ आना चाहिए था। बाकी जो यहाँ बचता वो इधर शिफ्ट हो जाता, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था, इसीलिए इनका क्लेम रिजेक्ट किया। अब बात कर लेते हैं, अगर फ्रेंड्स किसी भी पीएफ मेंबर के अकाउंट में अगर 00 शो होता है तो आपको एक चीज़ और चेक करनी होगी कि आपके एम्प्लॉयर ने कि आपके ईपीएस वाले सेक्शन में, मतलब पेंशन वाले सेक्शन में आपकी ज्वाइनिंग दिखाई है नहीं दिखाई है। इसके आपको क्या करना होगा? आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही आपको अपनी व्यू हिस्ट्री में जाएंगे और यहाँ देखेंगे सर्विस हिस्ट्री। सर्विस हिस्ट्री में आपके सामने ऑप्शन दिखते होंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ, मतलब पीएफ में आपकी ज्वाइनिंग दिखाई होगी और नेक्स्ट होगा आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस। ये होगा आपका पेंशन वाला ऑप्शन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पे आपको दिखाएगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो पेंशन में आपकी ज्वाइनिंग दिखाएंगे ये आपकी पीएफ में दिखाएंगे। अगर किसी भी एम्प्लॉय की यहाँ पे पेंशन में ज्वाइनिंग नहीं है तब भी उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 00 शो होगा, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग तो उन्होंने दिखाई नहीं है, तो इसलिए उनका 00 शो हो जाएगा। तो आपकी पासबुक को यहाँ जरूर चेक कर लेंगे कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो पेंशन में हुआ है नहीं हुआ है। अगर किसी की ज्वाइनिंग यहाँ नहीं दिखाई है तो उनका कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी 0 होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग तो है नहीं। तो फिर उनको करना क्या होगा? उनको यहाँ पे ज्वाइन डिक्लेरेशन फॉर्म के द्वारा अपनी ईपीएस में, मतलब पेंशन में भी अपनी ज्वाइनिंग करवानी होगी। ठीक है, अब बात आती है कि अगर कोई बंदा कंपनी में जॉब कर रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के द्वारा आपको यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब किसी कंपनी में अगर बंदा कंपनी जॉब छोड़ चुका है तो फिर उनको दोनों चीज़ें एंट्री करवानी होंगी। पहली तो इनको करवानी होगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की पेंशन वाले ऑप्शन में और डेट ऑफ एग्जिट पेंशन वाले ऑप्शन में, दोनों चीज़ में ये करवानी होगी। मतलब ज्वाइन डिक्लेरेशन फॉर्म के द्वारा आपको पेंशन वाले ऑप्शन में भी आपको ज्वाइनिंग दिखानी होगी। कब? जब आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 0 है। अगर किसी की मेंबर पासबुक में ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो हो रही है तो फिर कोई इशू नहीं होगा। फिर उनको एक फॉर्म फिल करना होगा, वो वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आपको क्या करना होगा, जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, पहली बात तो हो गई ये, जिसका कंट्रीब्यूशन 15,000 से ज़्यादा का होगा उनको यहाँ पे 1,250 रुपये से ऊपर का अमाउंट नहीं जमा करना होगा। अब दूसरी बात आती है कि अगर किसी की बेसिक सैलरी है वो 15,000 से कम है तो उनका जो रिजेक्ट किया गया होगा वो रिजेक्ट किया गया होगा कि वेजेस लेस देन 15,000 एंड पेंशन ईपीएस कंट्रीब्यूशन नॉट डिडक्ट प्लीज क्लैरिफाई। मतलब अगर किसी की सैलरी जो 15,000 से कम है उसके बावजूद भी उनका पेंशन का कंट्रीब्यूशन
जमा नहीं किया गया है तो उनका रिजेक्ट कर देंगे। होता क्या है, 15,000 तक की सैलरी या 15,000 से कम तक की सैलरी में 8.33% तो आपको पेंशन में जमा होगा ही। पेंशन में कंट्रीब्यूशन जमा 2 कंडीशन पे नहीं होता है। पहली कंडीशन ये कि अगर आपकी 4 कंपनियां दी हैं, तो अगर पहली कंपनी ने 2013 या 14 के आसपास आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया है, तो फिर आपको जितनी भी आगे आने वाली कंपनियां होंगी उनमें आपको पेंशन का कंट्रीब्यूशन नहीं जमा करवाना होगा। अगर आपकी पहली कंपनी में ज्वाइनिंग ईपीएस में नहीं दिखाई है, तो आपकी अगली कंपनियों में नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है कि आपकी अगर एज 60 साल के आसपास हो चुकी है तो आपका कंट्रीब्यूशन जमा नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें रिटायरमेंट की एज में आ गए हैं। अब आपको पेंशन के कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करना होगा। तो 2 ही कंडीशन होगी, पहली कंपनी में अगर ज्वाइनिंग नहीं दिखाई है ईपीएस में, मतलब आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं जमा किया है, तो आपको आने वाली अगली कंपनियों में भी इसमें कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करवाना है, ठीक है। या फिर आपका 60 साल से ऊपर की एज हो गई हो, तो आपको 2 कंडीशन ध्यान रखनी है। आपकी 15,000 से कम की सैलरी है तो आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ होना चाहिए, और 15,000 से ज़्यादा की सैलरी है तो 1250 रुपये से ऊपर का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। ये आप अपने यहाँ पासबुक में चेक कर लेंगे। अब बात आती है कि अब भाई किसी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 0 शो कर दिया है, अब उसको करना क्या होगा, कंपनी से उनको बात करनी होगी। कंपनी से एक फॉर्म आता है, फॉर्म 3A, उस फॉर्म को फिल करना होगा। उसमें क्या होगा कि जिस डेट से लेके उनकी ज्वाइनिंग हुई है और जिस डेट तक उनकी रिजाइन हुई, उस टाइम पीरियड में जितना भी कंट्रीब्यूशन इन्होंने इसमें 0 दिखा के इधर शिफ्ट किया है, उनको वहाँ फिल करना होगा और वो फॉर्म कंपनी से वेरीफाई करवाना होगा। कुछ पीएफ ऑफिस कंपनी से एक माफ़ीनामा टाइप का भी मंगवा सकते हैं कि भाई आपने ये गलती कर दी, आपने ये पता नहीं था, आपको गलती क्यों कर दी। तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर मुझे इसमें पता नहीं था, यह पहले ये नियम नहीं था, तो मुझे जानकारी का थोड़ा अभाव था, इस टाइप से लिख देंगे। और इनका कंट्रीब्यूशन जो इनका एम्प्लॉयर में शेयर किया गया है वो इनको पेंशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। वो फॉर्म 3A होगा, वो आपको पीएफ ऑफिस जमा करना होगा। और वो फॉर्म और माफ़ीनामा दोनों चीज़ें जब पीएफ ऑफिस में जमा हो जाएंगी, तो यहाँ पे आपको जो कंट्रीब्यूशन जमा हुआ होगा उसका 15,000 तक की बेसिक सैलरी का 1250 रुपये इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा, और बाकी जो पैसा बचेगा आपका वो यहीं रहने दिया जाएगा। जैसे कि मैंने चार्ट में बताया था कि 1215 रुपये यहीं रहेंगे, बाकी जो पैसा बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। मान लो किसी की 50,000 सैलरी है तो 6,000 रुपये यहाँ रहेंगे और 1250 यहाँ रहेंगे। 6,000 रुपये में से 1250 माइनस करके जो पैसा इधर बचेगा वो आपको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका ये करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सारे आपके डाउट्स अगर क्लियर हो चुके होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई भी अगर इस टाइप की आगे भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, और हम आपकी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट कर देना, या मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नए टॉपिक और नए वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।